अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कार्य तथा ऊर्जा, है ना बच्चों। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्य तथा ऊर्जा को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सबको पता है कि जो हमारा शरीर होता है ना बच्चों, वो बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे खूब सारे तंत्रों से मिलकर बना होता है। और ये बहुत सारे तंत्र जो है ये आपस में मिलकर हमारे शरीर में कोई ना कोई गतिविधि, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। और उन सभी कार्यों को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। आया समझ में? किसको बोलते हैं जैव प्रक्रम? भैया अपने शरीर के अंदर जो बहुत सारे आपको तंत्र दिख रहे हैं, जैसे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र सांस लेने का काम करता है कि नहीं करता है? सांस लेने का काम करता है। भैया जो अपने पास में पाचन तंत्र है, वो खाने को पचाने का, न्यूट्रिशन का काम करता है, पोषण लेने का काम करता है ना। ऐसे आपको जो है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र दिख रहा है। तो अपने शरीर से उत्सर्जन तंत्र गंदगी को, सुसु पॉटी को बाहर निकालने का काम करता है ना। ऐसे ही वहन तंत्र के अंदर आती है बहुत सारी रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, है ना। ये क्या करती है? ये नलिकाओं से ही हार्मोन्स हो गया, है ना, और जो भी अपने न्यूट्रिशन है, जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, वो अपने शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर, मिनरल से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारा का सारा काम जो है इन सब तंत्रों की वजह से होता है। और इन सभी तंत्रों को हम लोग बोलते, ये जो सारे तंत्र जो मिलकर जो काम कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जैव प्रक्रम। आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं? अच्छा, अब ये जितने भी कार्य दिख रहे हैं जो अपना शरीर कर रहा है, इन सभी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा हमको मिलती है हमारे खाने से। किससे मिलती है? खाना खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। ये बात तो हम जानते ही हैं, वैसे भी बहुत आसान है हमारे लिए। नहीं? अब सुनो सर, ये तो शरीर के अंदर के कार्य हो गए, क्या हम भी और भी कार्य करते हैं? अरे हाँ, आप तो बहुत सारे कार्य करते हो। आप तो खेलते हो, कूदते हो, नाचते हो, गाते हो, दौड़ते हो, पढ़ाई करते हो, खूब सारे कार्य करते हो। और इन सब खूब सारे कार्य करने के लिए आपको जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिल रही है? हमारे खाने से मिल रही है, भोजन से ऊर्जा मिलती है हमको, है ना। अरे हमारे लिए ऊर्जा, जैसे हमको तो भोजन से ऊर्जा मिल रही है, लेकिन ये जो मशीनें हैं हमारे आसपास, जो हमने मशीनें देख रखी है, मशीनें कौन कौन सी? जैसे कि भैया कारें हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ट्रैक्टर हो गए, ये सब की सब मशीनें किससे चल रही है? ये सारी की सारी मशीनें जो है पेट्रोल डीजल से चल रही है। तो इन सब मशीनों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेट्रोल डीजल से। जैसे हम खाना खाते हैं, उसी तरीके से समझ लो कि ये मशीनें जो है पेट्रोल डीजल खाती है, जिससे इनको ऊर्जा मिलती है बच्चों। आई बात समझ में? तो ऊर्जा मिलती है तभी जाके तो ये कार्य कर पाती है, तभी जाके तो ये चल पाती है ना। अब सुनना मेरी बात, जैसे जो जंतु होते हैं, है ना, जो जानवर होते हैं, वो भी क्या करते हैं बताओ? वो भी कभी इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते, कभी खेलते रहते, कभी शिकार करते, कभी कोई इनको पकड़ने आता है तो उनसे भागते हैं। ये सब काम करते कि नहीं करते? ये भी बहुत सारे कार्य करते रहते हैं ना। तो भैया इनको भी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है वो भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। कोई दिक्कत है इस पॉइंट में किसी को? नहीं? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, अपन जितने भी कार्य करते हैं ना, हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य जरूरी नहीं हो कि वैज्ञानिकों की नज़र में भी वो कार्य कहलाए। बोले हैं सर, क्या बात कर रहे हो आप? अभी बताता हूँ। देखो, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो वैज्ञानिक की नज़र में ये कार्य नहीं है। आपने पढ़ाई करा ना, वैज्ञानिक नहीं मानते इसको कार्य। आपने पढ़ाई करा, लिखाई करा, आपने पेंटिंग करी, आप कुछ चीज़ सोच रहे हो, आप जो है क्रिकेट खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, वैज्ञानिकों के नज़रों में ये कार्य नहीं है।
अपनी नज़र में तो कार्य है ये, है ना। अपन तो भैया खेल कूद करके आते हैं, मस्त पिक्चर विक्चर देख के आते हैं, फिर घर आके मम्मी से बोलते हैं हाँ मम्मी बहुत थक गया, आज तो बहुत काम कर लिया, आज तो बहुत खेल लिया, जल्दी से कुछ बना दो, कुछ खाऊंगा, बहुत तेज भूख लगी है ना। अपन तो ऐसा बोलते हैं ना, बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, आज तो मम्मी बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से आप कुछ कुछ अच्छा सा बना दो। तो हम तो क्या बोलते हैं कि हमने कोई ना कोई महान कार्य कर लिया ना। लेकिन वैज्ञानिकों की नज़र में ये सब कार्य कहलाते ही नहीं है। बोले हैं सर, ये क्या बात कर रहे हो आप, हमारे तो जितना भी काम है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ भैया, वैज्ञानिकों की नज़र में ये सब चीज़ें कार्य नहीं कहलाती है। तो फिर वैज्ञानिक जो है वो किस चीज़ को कार्य बोलते हैं? वैज्ञानिक पता है किसको कार्य बोलते हैं? जैसे कि कोई सी एक चीज़ है ना, जब आपने उसके ऊपर ताकत लगाई और अगर वो खसक गई, वो विस्थापित हो गई, तो वैज्ञानिक बोलेंगे कि तुमने कार्य करा है। मतलब आप कुछ भी, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये अपने पास में किताब है, ये मेरे पास एक बुक है ना, ये बुक अभी यहाँ पर है। अब इस बुक को उठाकर मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया, तो वैज्ञानिक बोलेंगे कि हाँ भाई तूने कार्य किया है। लेकिन अगर मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ, है ना, तो ये कार्य नहीं कहलाता है। आई बात समझ में? अगर मैं इस बुक को ऐसे यहाँ से उठा के यहाँ कर रहा हूँ ना, ऐसे देखो आप, मैंने इस बुक पे ताकत लगाई, बल लगाया, और इस बुक को मैंने विस्थापित कर दिया, खसका दिया, या इधर से उठा के इधर रख दी मैंने, तो वैज्ञानिक बोलेंगे कि हाँ भाई तूने कार्य किया है। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने को वैज्ञानिक कार्य नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक किसको कार्य मानते हैं? कि भैया आपने किसी भी चीज के ऊपर ताकत लगाई, बल लगाई, और वो चीज जो है अपनी जगह से हिल जानी चाहिए, खसक जानी चाहिए, तो उसी को हम लोग कार्य मानते हैं बच्चों। वैज्ञानिक उसी को कार्य मानते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखो ये भैया, ये हमको यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़, एक बहुत बड़ी चट्टान दिख रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस चट्टान के ऊपर ताकत लगा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ, धक्का दिए जा रहा हूँ, दोनों हाथों से धक्का दे रहा हूँ, लेकिन ये चट्टान जो है ये खसकने का नाम ही नहीं ले रही है। पर बताओ, मैं तो यही बोलूंगा ना कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत करी, मैंने तो बहुत कार्य करा, पर ये चट्टान नहीं खसक रही है। तो वैज्ञानिक बोलेंगे देख भाई, तूने भले कितनी मेहनत करी हो, तूने कितनी ताकत लगाई हो, कितनी बल लगाए हो, लेकिन तूने इस चट्टान को तूने विस्थापन नहीं करा है ना, तूने इस चट्टान को खसकाया नहीं, तो हम नहीं मानेंगे कि तूने कोई कार्य किया है। आई बात समझ में? वैज्ञानिकों की नज़र में भैया जब तक चीज में कुछ आउटपुट नहीं नजर आता उनको, जब तक कुछ खसकता नहीं है, तब तक लोग नहीं मानते कि भैया तूने कुछ कार्य किया है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, लोग तो भैया आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आपके भैया 90% नहीं आए, अच्छे परसेंट नहीं बने आपके, तो लोग तो यही बोलेंगे तूने मक्कारी करी है, आवारा गर्दी करता था, घूमता फिरता रहता था। बोलते कि नहीं बोलते लोग? क्योंकि लोग आउटपुट से जज करते हैं हमको, है ना। अगर आपने भैया सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई करी है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है ना, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, और आपने 2 घंटे पढ़ाई करी और आपने इधर उधर मक्कारी करी, लेकिन आपने अच्छे नंबर लेके आ गए आप, तो लोग क्या बोलेंगे? सर ये तो बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा कार्य करा इसने। बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा कार्य करा, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत होशियार बच्चा है ना, बोलते ना। लेकिन एक बच्चा जो बेचारा बहुत मेहनत करता है, पर भैया उसके रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है या खराब आ रहा है ना, तो लोग क्या बोलेंगे? जबकि उसने खूब मेहनत करी, 8-8 घंटे पढ़ाई करी, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसका आउटपुट नहीं आया, तो लोग उसको यही बोलेंगे कि ये मक्कार है, ये नालायक है, ये आवारागर्दी करता है, इधर उधर चक्कर काटता रहता है, दुनिया भर के बुरे काम करता है ये। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग जो है कार्य को, वैज्ञानिक लोग जो है वो आउटपुट से जज करते हैं कि भाई तुम इसको खसकाओगे तभी मानेंगे, वरना तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो बेकार है। दुनिया है भैया, अब दुनिया इसी चीज पे चलती है, हम भी क्या करें? नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं ना? पक्का? तो देखो भले आप इसको कितना ही दम लगा दो, जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं ताकत लगा रहा हूँ, इसको, या इसके पीछे दीवार है उसके ऊपर मैं ताकत लगा रहा हूँ, ये बोर्ड नहीं खसक रहा है, तो वैज्ञानिक बोलेंगे तूने कोई कार्य नहीं करा। आई बात समझ में? जबकि मैं अपनी तरफ से ताकत लगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर वैज्ञानिक तो यही बोलेंगे कि तूने कोई कार्य नहीं करा है। बोलो कोई दिक्कत हो तो किसी को? नहीं। तो वैज्ञानिक फिर किसको कार्य बोलते हैं?
भाई वैज्ञानिक आखिर किसको कार्य बोलते हैं, अब बताते हैं, मैं आपको बता चुका हूं है ना। अब हेडिंग डालेंगे अपन, उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि वैज्ञानिक जो है किस चीज को कार्य बोलते हैं, है ना। तो इसका हेडिंग डाल लिया अपन ने, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ उदाहरण से समझाता हूँ, है ना। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ब्लॉक ले रखा है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक के ऊपर बल लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने ताकत लगाया और मैंने इसको खसका दिया। देखो ये देखो, मैंने बल से इसको उधर विस्थापित कर दिया है, खसका दिया है बच्चों। तो अब वैज्ञानिक की नजर में ये कार्य हुआ है। आई बात समझ में, इसको वैज्ञानिक कार्य बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भैया पहले ये जो ब्लॉक था ये यहां पर था, आपने इसको खसकाकर वहां पहुंचा दिया है, मतलब आपने इसको विस्थापित कर दिया है बच्चों। क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। याद रखना, विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एस से प्रदर्शित करते हैं। सर एस से क्यों करते हैं, आपकी किताब के अंदर एस से कर रखा है, मैंने भी आपको एस से बताया। बहुत सारी किताबों में स्मॉल डी से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विस्थापन का इंग्लिश में शब्द होता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डी। पर अपनी किताब में जैसा है अपने को तो वैसा ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी किताब के अंदर एस से प्रदर्शित कर रखा है बच्चों। किससे कर रखा है, एस से प्रदर्शित कर रखा है। कोई डी से भी करे तो घबरा मत जाना, एक ही बात है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये है विस्थापन, ये विस्थापित हो गया। तो वैज्ञानिक बोलेंगे कि हाँ भाई तूने कार्य करा है, तूने चीज को खसका दी है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक लड़का है ना, वो क्या कर रहा है, इस ट्रॉली को खींच रहा है, वो खींच रहा है ताकत लगा के, है ना, खींच के लेके जा रहा है। तो देखो ये ट्रॉली खिंचवा भी रही है, जा रही है उधर आगे की तरफ, विस्थापित हो रही है, हो रही ना उधर विस्थापित हो रही है। तो वैज्ञानिक बोलेंगे कि हाँ भाई इस आदमी ने जो है कोई कार्य किया है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रॉली जो नहीं खसकती तो वैज्ञानिक बोल देते तूने कार्य नहीं किया, लेकिन इसने इस ट्रॉली को खसका दिया है, विस्थापित कर दिया है, तो फिर वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि हाँ भाई तूने कार्य किया है। वैज्ञानिकों के लिए विस्थापन होना जरूरी है। आया समझ में, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बुक वाला एग्जांपल फिर से देखो, मैंने लिख भी रखा है सारी चीजें, है ना, ये बुक है। अब भैया आप इस बुक को यहां से उठा के यहां रखते हो तो वैज्ञानिक बोलेंगे आपने बुक को विस्थापित कर दिया है, आपने कार्य किया है। या आपने इस बुक को यहां से ऐसे ऊपर कर दिया तो आपने कार्य किया है वैज्ञानिकों की नजरों में। लेकिन अगर आप सिर्फ इससे पढ़ाई कर रहे हो तो वैज्ञानिक जो है उस पढ़ाई करने को कार्य मानते ही नहीं। बोलो कैसी कैसी दुविधा में फंस गए हम लोग। नहीं, हमारा जीवन पढ़ाई करने के लिए और हम उसको कार्य ही नहीं मान रहे है कि नहीं। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ बच्चों, आया समझ में बात। बोलो कोई दिक्कत हो तो किसी को नहीं। अच्छा, तो भैया वैज्ञानिकों ने जो जो बातें मैंने अभी तक आपको बोली, मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है, पढ़ो आप आराम से पढ़ो। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं तो यह क्रिया कार्य माना जाएगा। आया समझ में, आपने बल लगाया, किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया और आपने उसको विस्थापित कर दिया तो मानेंगे भाई साहब कि आपने कोई कार्य किया है, वरना कोई कार्य फार्य कुछ भी नहीं है भैया, है ना। विस्थापन होना जरूरी है, ठीक है। पहले यहाँ था, यहाँ से आपने इसको वहां पहुंचा दिया तो आपने विस्थापन करा है, डिस्प्लेसमेंट किया है, तो फिर कार्य माना जाएगा, ठीक है। तो भैया कार्य होने की दशाएं क्या है, कौन कौन सी ऐसी शर्त है कि हम कार्य मानते हैं। तो भैया कंडीशन ये है, सुनना मेरी बात, क्या क्या कंडीशन है कि एक तो आपको जो है कोई बल लगना चाहिए। ये जो वस्तु है, जो बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर कोई ना कोई बल लगना चाहिए, और बल लगे और बल के साथ साथ ये वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए। दोनों अगर चीजें होगी कि भैया बल भी लगे और विस्थापन भी हो, तब जाके मानेंगे कि हाँ कार्य हुआ है। आई बात समझ में, मतलब ताकत, बल भी लगना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए। दोनों चीजें होगी तभी मानेंगे कि हाँ भैया कार्य किया है। दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं हुआ तो फिर हम कार्य नहीं मानते हैं। भले मैं कितना ही बल लगा दूं, लेकिन ये दीवार जो है ये उधर नहीं खसक रही है तो कार्य नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आप बल ही नहीं लगा रहे हो तब भी कार्य नहीं माना जाएगा। याद रखना, अगर बल का मान जो है ना बच्चों, बल का मान 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा अगर बल का मान, तो कार्य जो है उसको भी 0 ही माना जाएगा, 0 ही माना जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। तो कार्य होने की 2 कंडीशन है, एक क्या, एक तो उस वस्तु पे बल लगना चाहिए और वो वस्तु खसकनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए, तब जाके हम लोग मानेंगे कि हाँ कार्य हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब
देखो एक फॉर्मूला बन के आया है इस सब बातों से। क्या है फॉर्मूला? कि जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन दोनों पे निर्भर करता है। तो भैया एक डेफिनेशन बन के आई कि कार्य जो है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, मतलब कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। पढ़ लो आप, देखो, किसी पिंड वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। विस्थापन को आप एक तरीके से दूरी भी बोल सकते हो। फर्क होता है दोनों में, बताऊंगा कभी कि क्या फर्क है ना, पर ठीक है, चलता है। अपने को जैसी परिभाषा है उस हिसाब से बता दिया मैंने, है ना। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो W, कार्य की जगह तो लिख दिया W, बल की जगह लिख दिया F, और विस्थापन की जगह लिख दिया मैंने S। ठीक है, आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो। ठीक है, ये है भैया कार्य, है ना, ये है कार्य। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं? चलो, अब जो कार्य होता है ना बच्चों, उस कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, सबने सुन रखा होगा, छोटी क्लास में भी आता है। कार्य का मात्रक जूल है। एक वैज्ञानिक थे जूल नाम के, उनके सम्मान में रखा गया है, इसलिए इसका मात्रक जूल पड़ गया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। और कार्य का मात्रक आप एक और निकाल सकते हो। जैसे देखो, आप कैसे निकालोगे? बोलो, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। और ये क्या है? विस्थापन क्या है? एक तरीके से दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसलिए भैया न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, NM। आया समझ में? और कार्य जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। जानते हैं हम, ये सब छोटी मोटी बातें हमने पढ़ रखी है। कार्य क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है, एक और डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, एक जूल कार्य किसको बोलते हैं, है ना। ये खूब बार मैंने ये परिभाषा देखी है, पूछी जाती है कि एक जूल कार्य की क्या परिभाषा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमको दिख रहा है W बराबर F इंटू एस, है ना। हमको नजर आ रहा है ना फॉर्मूला, F इंटू एस। अगर आपको इस कार्य को एक जूल करना है तो आप क्या करो? आप जो है बल की वैल्यू जो है वो 1 न्यूटन ले लो, बल को 1 कर दो, और विस्थापन को जो है उसको भी आप 1 मीटर कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 NM, है ना, 1 NM। और हमको पता है कि भैया इस 1 NM को हम जूल लिख सकते हैं। मैंने अभी हाल बताया आपको, जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस आ गया ये कार्य क्या है? 1 जूल। तो बस ये जो चीजें मैंने बोली ना, अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में बोल दो। क्या बोलोगे? कि अगर किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगे और वो वस्तु 1 मीटर से विस्थापित हो जाए तो उसके ऊपर 1 जूल का कार्य हुआ है। आई बात समझ में? अगर किसी वस्तु पे 1 न्यूटन का बल लगे, कितने न्यूटन का? 1 न्यूटन का बल लगे, वो भी उसकी क्रिया रेखा की दिशा में। देखो कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये देखो, ये इसको मैंने धक्का कर दे दिया, है ना। 1 न्यूटन का बल लगाया, और 1 न्यूटन का बल लगाने पे वो वस्तु जो है 1 मीटर विस्थापित हुई है, मतलब 1 मीटर चल गई आगे की तरफ, है ना। 1 न्यूटन का बल लगाया और 1 मीटर आगे खसक गई, तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर 1 जूल कार्य हुआ है। क्या बोलेंगे? 1 जूल कार्य हुआ है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया है बल की क्रिया रेखा, वो क्या होती है वो भी समझ लो आप। देखो, बल की क्रिया रेखा क्या चीज है, समझना मेरी बात को। जैसे देखो, ये वो बॉक्स है, एक बॉक्स है, मैंने भैया इस पे बल लगाया इधर, ठीक है, मैं ऐसे करके बल लगा रहा हूं। तो पता है ये जो बल लग रहा है ना जिस दिशा में, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया रेखा। क्रिया रेखा किसकी है? क्रिया रेखा बल की। ठीक है, ये बल की क्रिया रेखा कहलाती है। आई बात समझ में? तो बस वो जो दिशा है ना उसको हम लोग बल की क्रिया रेखा बोलते हैं। तो देखो, जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, तो ये जो पूरी दिख रही है, ये पूरी जो मैंने डैश लाइन से बना रखी है, ये बल की क्रिया रेखा होती है। आया समझ में? कोई दिखती नहीं है असलियत में, तो सिर्फ अपने आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे डैश लाइन बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हुआ 1 जूल की परिभाषा, है ना। आप चाहो तो ये भी लिख लेना, है, अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके लिख लो आप। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब जो कार्य है वो 2 प्रकार से बोल सकते हैं कार्य को हम। एक होता है धनात्मक कार्य और एक होता है ऋणात्मक कार्य, है ना। देखो, मैं पहले आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ इस बात को। कार्य को आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो, एक धनात्मक कार्य और जो दूसरा है उसको आप बोल सकते हो
ऋणात्मक कार्य, क्या बोल सकते हो, ऋणात्मक कार्य। एक धनात्मक कार्य और एक ऋणात्मक कार्य, ये दो प्रकार है। अब धनात्मक और ऋणात्मक का सीधा सीधा सा फंडा है, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, जैसे आपने बल लगाया उधर और चीज उधर उस दिशा में चली भी गई तो इसको बोलेंगे धनात्मक कार्य, ठीक है। लेकिन आपने बल लगाया उधर और चीज जो है उधर नहीं जाके आपके उल्टी दिशा में जा रही है तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। बोले हैं सर, ये वाली बात तो समझ में आती है कि आप बल लगा रहे हो और चीज उधर जा रही है, ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ धनात्मक कार्य। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप बल लगा रहे हो और चीज जो बल तो आपने उधर लगाया और चीज इधर आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखो, आपको यहाँ पर एक गाड़ी नजर आ रही है, दिख रही है गाड़ी। इस गाड़ी को ये आदमी उस तरफ धक्का दे रहा है और आप देखो उधर से ये लड़की इस गाड़ी को इस तरफ धक्का दे रही है। बोले ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब देखना, जब इस आदमी ने इस गाड़ी को धक्का दिया और लड़की भी उधर से ताकत लगा रही है, उधर से बल लगा रही है और ये इधर से बल लगा रहा है, ठीक है। देखो क्या हुआ, जैसे इसने बल लगाया भैया, ये देखो आप, ये उधर खसक गई गाड़ी, खसकी ना गाड़ी। अब एक बात बताओ, इस लड़के के हिसाब से इसने बल किधर लगाया? उस दिशा में लगाया, ठीक है। इस लड़के ने बल जो लगाया वो इधर लगाया और ये जो गाड़ी है ये विस्थापित भी किधर हुई? इधर ही हुई। तो इस लड़के ने जो है धनात्मक कार्य किया है। क्या हुआ है? धनात्मक कार्य हुआ है, मतलब इसने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हो गया। तो हम बोलेंगे कि इस लड़के के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। लेकिन उधर जो लड़की दिख रही है अपने को, है ना, वो लड़की बल लगा रही है इधर की तरफ। किधर लगा रही है? इस दिशा में बल लगा रही है, इधर की तरफ लगा रही है ना। लेकिन ये जो गाड़ी है ये उधर की तरफ ही गई। बोलो, उधर की तरफ गई कि नहीं गई? गाड़ी गई ना, उस तरफ ही गई है गाड़ी। तो ये जो गाड़ी है ये इस दिशा में गई, इस दिशा में गई है ना। मतलब ये जो विस्थापित हुई है ये इस दिशा में विस्थापित हुई है। तो हम बोलेंगे कि भैया इस लड़की ने जो है ऋणात्मक कार्य किया है। क्या बोलेंगे हम लोग? कि इस लड़की ने जो है ऋणात्मक कार्य किया है। क्या किया है? ऋणात्मक कार्य किया है। आया समझ में धनात्मक और ऋणात्मक का फंडा क्या है? ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं, एक शॉर्टकट में बोलूं तो, अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो कार्य धनात्मक माना जाता है, और अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अपोजिट हो, विपरीत हो, तो कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, पढ़ लो आप। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत दिशा में लगता है तो कार्य को ऋणात्मक बोलते हैं, और जब बल और विस्थापन की दिशा में लगता है, एक ही दिशा में लगता है मतलब, तो उसको हम लोग जो है धनात्मक बोलते हैं। आया धनात्मक और ऋणात्मक कार्य का फंडा समझ में? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत हो तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, क्या समझने जा रहे हैं हम लोग? ऊर्जा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि आज की तारीख में हमारा जीवन ऊर्जा के बिना संभव ही नहीं है। बिना ऊर्जा के तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता हूं, है ना। और ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे उसकी खपत भी बढ़ती जा रही है, तो हमको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। दिन बे दिन ऊर्जा की जरूरत और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो यार एक बात बताओ, इतनी सारी ऊर्जा आखिर हमको मिलती कहाँ से है? ऊर्जा के स्रोत क्या है बच्चों, है ना। तो ऊर्जा जो है हमको बहुत सारी अलग अलग जगहों से मिलती है। जैसे कि हमको ऊर्जा मिलती है सूरज से। कहां से मिलती है? सूरज से मिलती है, सौर ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? सौर ऊर्जा के रूप में। क्या होता है बच्चों कि जब सूरज आता है तो वो प्रकाश फैलाता है ना, और वो प्रकाश जब इन सोलर पैनल के ऊपर गिरता है तो ये सोलर पैनल क्या करते हैं? इस सूरज की ऊर्जा से बिजली बना देते हैं बच्चों। क्या करते हैं? सूरज की ऊर्जा से जो है बिजली बनाते हैं। हम सबको पता है, आजकल सरकार बहुत बोल रही है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करो, सोलर पैनल लगाओ। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सूरज की ऊर्जा जो है वो कभी खत्म नहीं होती। बहुत ज्यादा ऊर्जा है, कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है बच्चों, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही भैया एक और ऊर्जा होती है जिसको हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। पवन
पवन ऊर्जा जो है पवन की गति की वजह से आती है। पवन जो है ना, ये हवाएं जो चल रही है बहुत तेज, उसकी वजह से आती है। ये हवा क्या करती है कि ये जो पवन चक्कियां दिख रही है इसकी पंखुड़ियों को घुमाती है ना। जब पंखुड़ी घूमती है तो इसके अंदर जो है हमको बिजली मिल जाती है बच्चों, बिजली पैदा हो जाती है। तो भैया ये जो ऊर्जा है ये किसकी वजह से आई, बोलो किसकी वजह से आई, पवन की वजह से आई, इसलिए इसको हमने बोला पवन ऊर्जा। ठीक है, इसी तरीके से भैया एक और ऊर्जा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, है ना। आप सबने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि भैया बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि गांधी सागर डैम, कोटा बेराज डैम, है ना, ऐसे माही डैम, ऐसे करके खूब बड़े बड़े डैम बना रखे हैं। उन डैमों में क्या होता है, वहां पर लगा होता है एक टरबाइन, और उस टरबाइन के ऊपर पानी को गिराया जाता है जिससे टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमता है तो बिजली पैदा हो जाती है, हमको ऊर्जा मिलती है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो, आया समझ में क्या चीज है ऊर्जा, बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब एक बात बताओ, ये जो ऊर्जा है ना, अगर कोई आपसे इसकी परिभाषा पूछे कि भाई तू ऊर्जा की परिभाषा बता, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख देना कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलोगे आप, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। आपको कभी कभी ऐसा भी लिखेगा, क्षमता की जगह पे दर भी लिखा हुआ मिल सकता है, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। तो एक ही बात है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये जो ऊर्जा है ना बच्चों, इसका मात्रक होता है जूल। जैसे कार्य का मात्रक जूल था ना, उसी तरीके से ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, क्योंकि परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कार्य करने की क्षमता, तो कार्य का मात्रक जूल है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है बच्चों। ठीक है, जब हम ऊर्जा को कम मात्रा में, कम मान में लेते हैं तब तो हम मात्रक को जूल ही लिखते हैं, लेकिन जब ऊर्जा ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा मान में होती है, तो हम उसके मात्रक को किलो जूल में लिखते हैं बच्चों। किस में लिखते हैं, किलो जूल में लिखते हैं। और हम सबको पता है कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं भैया, अब तो 9th क्लास में आ गए हम लोग, हमको पता है कि 1 किलो का मतलब होता है 1000। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो छोटे मान की ऊर्जा को जूल में लेना है, बड़े मान की ऊर्जा को किलो जूल में लेना है। अरे ऐसा तो अपन अपने घर में भी करते हैं। आपकी मम्मी जब आपको बोलती है कि जा थोड़ी सी शक्कर लेके आ, तो आप ग्राम में शक्कर लाते हो, 100 ग्राम में शक्कर लाते हो। लेकिन जब आपको ज्यादा शक्कर लाने को बोला जाता है तो आप किलोग्राम में लाते हो बच्चों। बोलो ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, करते हो कि नहीं करते, बोलो करते हैं ना। आया समझ में ऊर्जा का क्या परिभाषा है, कैसा क्या होता है, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है ना बच्चों, इसके अलग अलग रूप हैं, है ना, ऊर्जा के भी अलग अलग रूप होते हैं बच्चों। कौन कौन से रूप होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो आपको यहाँ पर जो है ये दिख रही मोमबत्ती, जब आप इस मोमबत्ती को ऐसे छुओगे तो आपको हा हाथ जल गया, गरम गरम महसूस होता है। तो मोमबत्ती के अंदर होती है उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी होती है बच्चों, है ना। इसी तरीके से भैया आपको जो हमारे पास सेल होते हैं, बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर भरा होता है केमिकल, रसायन भरा होता है, इसलिए इस बैटरी की ऊर्जा को हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। उस रासायनिक ऊर्जा की वजह से तो मेरा ये माइक चल रहा है, ये रिमोट से मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, रासायनिक ऊर्जा की वजह से हो पा रहा है ना। ऐसे आप देखो, आपको यहाँ पर एक खिलौना दिख रहा है, दिख रहा है खिलौना, इस खिलौने की चाबी दिख रही है आपको, इसको चाबी को मैंने घुमाया, देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये देखो ये मैंने चाबी भर दी चाबी, और अभी मैंने जब इस चाबी को ऐसे पकड़ रखा है तो अभी इस खिलौने के अंदर जो है अभी है स्थितिज ऊर्जा बच्चों। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही मैं इस खिलौने की इस चाबी को मैं अगर छोड़ दूं, देखो मैंने इसको छोड़ा, जैसे ही छोड़ा ये देखो ये खिलौना गति कर गया, गति करने लगा, तो भैया अब इस खिलौने में आ गई गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आ गई इसके अंदर, ठीक है। और आप देखो आपको यहाँ पर जो है ये ट्यूबलाइट दिख रही है, या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मेरा डिजिटल बोर्ड, ये इतनी सारी लाइट है, ये सब क्या है, ये सब विद्युत ऊर्जा है बच्चों, है ना। और इन विद्युत से हमको प्रकाश मिलता है ना, उजाला मिलता
है, इसलिए इस ऊर्जा को हम बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो। ऐसे करके खूब सारी ऊर्जा होती है, खूब सारी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा को। किसको समझने जा रहे हैं? गतिज ऊर्जा को समझने जा रहे हैं। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बोलो? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बच्चों। तो क्या होता है गतिज ऊर्जा? ध्यान से सुनना है ना। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा या उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों, है ना। और गतिज ऊर्जा जो है चाल के साथ साथ बढ़ती है, वेग के साथ साथ बढ़ती है। देखो कैसे, मेरी बात ध्यान से समझना है ना। देखो जैसे भैया अभी मैं चल रहा हूं तो मेरी गतिज जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो कम है। मैं जब चलता हूँ ना, देखो वापस से देखो, मैं भी नॉर्मल तरीके से चल रहा हूँ, है ना, तो गतिज ऊर्जा जो है वो कम है। लेकिन जब मैं भागता हूँ तो मेरा वेग बढ़ता है, मेरी चाल बढ़ती है, चाल बढ़ती है, वेग बढ़ता है, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आई समझ में बात? मतलब अगर आपका वेग बढ़ेगा, आपकी चाल बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को नहीं। और जो गतिज ऊर्जा है ना, उसका फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 mv²। क्या होता है? हाफ mv² होता है बच्चों। जहां पर m जो है, ठीक है, जहां पर m जो है ना आपका, ये m ये तो है द्रव्यमान, उस जो भी चीज चल रही है उसका द्रव्यमान, और v जो है वो जो भी चीज चल रही है उसका वेग। क्या है ये उसका वेग है बच्चों, ठीक है। और जो k हमने लिखा, इस k को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कभी कभी कोई सी किताबों में k की जगह पर k.ev लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो एक ही बात है भैया, काइनेटिक एनर्जी बोल दो या k लिख दो सिर्फ आप, ठीक है, एक ही बात है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, है ना। जैसे देखो ये खिलौना दिख रहा है, इस खिलौने के अंदर इस खिलौने के चाबी भर दो आप, है ना, भर दी, और जैसे आपने खिलौने को छोड़ा, ये खिलौना चलने लगा, गति करने लगा, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी? गतिज ऊर्जा थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, है ना, देखना ध्यान से समझना। जैसे भैया हमको जो है, हमको यहाँ पर दिख रहा है ये पंखुड़ी दिख रही है ना, तो ये गति कर रही है, दिख रही पवन चक्की की पंखुड़ी गति कर रही है, तो ये गतिज ऊर्जा के कारण ही गति कर पा रही है। ऐसे आप देखो भैया, ये हवाएं जो चल रही है ये भी गतिज ऊर्जा के कारण चल रही है। एरोप्लेन जो चल रहा है ये गतिज ऊर्जा की वजह से, है ना। ये देखो ये कार जो आ रही है इधर, ये गतिज ऊर्जा है इसके अंदर। तो बहुत सारी जगह हो सकती है, आप मर्जी पड़े जितने एग्जाम्पल बना सकते हो, आप अपने आस पड़ोस में देख लो, आप सोच के बना सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, बताओ बैलगाड़ी की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है कि ट्रेन की? बोले हैं सर ये क्या पूछ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि ट्रेन की गतिज ऊर्जा जो है वो ज्यादा होती है। अब ट्रेन की ज्यादा होती है कि प्लेन की? प्लेन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्लेन जो है उसमें वेग जो है वो ज्यादा है, ट्रेन से बहुत ज्यादा वेग है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो भी ज्यादा होती है। वेग बोल दो, चाल बोल दो, एक ही बात है अभी के लेवल पे, तो ठीक है। 9th क्लास में एक ही बात हो जाती है, 11th में थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो उसकी बात अपन यहाँ पे करेंगे नहीं अभी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को। नहीं समझ में आया एग्जाम्पल, है ना। और एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल की कमी नहीं अपने पास में। जैसे आप देखो भैया ये क्रिकेट की ग्राउंड है ना, इसके अंदर बॉलर जो बॉलिंग करता है, तो बॉलर भाग के आया, तो भागना मतलब गतिज ऊर्जा, तो बॉलर में गतिज ऊर्जा थी, है ना। और उसने जो बॉल फेंकी तो उस बॉल के अंदर भी गतिज ऊर्जा आ गई, उस बॉल के अंदर भी गतिज ऊर्जा आ गई। ऐसे आप देखो ये बंदूक दिख रही है, इस बंदूक के अंदर है बुलेट, ठीक है। देखो मैं उस बुलेट को चला के दिखाता हूँ आपको। देखो ये डिस्क्याऊं, देखो आप गई बुलेट, तो उस बुलेट के अंदर भी गतिज ऊर्जा आ जाती है बच्चों। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा आ जाती है। फिर से देख लो आप, है ना। देखो जैसे मैंने ये यहाँ से इसको चलाया, डिस्क्याऊं, ये देखो आप बुलेट जो है वो निकल गई, तो ये गतिज ऊर्जा ही तो है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल गतिज ऊर्जा के बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं पक्का ना? ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्ति, है ना। आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है ये, ठीक है, आता ही आता है, मतलब मैंने बहुत बार देखा है, लगभग पूछा ही जाता है कि गतिज ऊर्जा के सूत्र को व्युत्पन्न करो, है ना, डेरिवेटिव फॉर्मूले को बना के दिखाओ। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, k बराबर हाफ mv², वो आया कहाँ से, हम वो चीज सीख रहे हैं कि 1/2 mv² कहाँ से आया बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक फुटबॉल का ग्राउंड, ठीक है। इस फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर भैया यहाँ पर हमको दिख रही है एक फुटबॉल, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मान लो इस फुटबॉल का कोई ना कोई वजन होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, अपन मान लेते हैं वो द्रव्यमान m है, ठीक है। कितना है द्रव्यमान जो है वो m है। हर बार अपन वैसे भी शुरू से यही बोलते आ रहे कि द्रव्यमान को m मानना है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फुटबॉल का द्रव्यमान कितना m, ठीक है, फुटबॉल का द्रव्यमान हो गया m, है ना। अच्छा, और अभी ये फुटबॉल जो है चुपचाप एक जगह बैठी हुई है, अभी इसमें कोई वेग नहीं है ना, शुरुआत में प्रारंभ में इसमें कोई वेग नहीं है, तो इसका वेग हो गया 0, ठीक है। तो मैंने आपको बोला फुटबॉल का प्रारंभिक वेग, और आप सबको पता है, अपन ने पढ़ रखा है गति के समीकरण में प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? u से। और वो कितना है अभी यहाँ पे 0, क्योंकि ये एक जगह पे स्थिर है, अभी कोई गति नहीं हुई है इसमें, चुपचाप बैठी हुई है इसलिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब क्या हुआ भैया, एक प्लेयर आया और उस प्लेयर ने क्या करा, इस फुटबॉल को मारी एक लात। जैसे ही लात पड़ी इस फुटबॉल में वेग आया, है ना, इस फुटबॉल की गति हुई कि नहीं हुई बताओ। तो जैसे इसको लात पड़ी इस फुटबॉल के अंदर वेग उत्पन्न हुआ, और उस वेग की वजह से इस फुटबॉल में गति उत्पन्न हो गई, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। आई बात समझ में? तो बताओ, शुरुआत में जो है पहले तो वेग कितना है 0, लेकिन जब प्लेयर ने इसको लात मारी, है ना, तो इसमें वेग उत्पन्न हो गया। वेग उत्पन्न हुआ तो गति उत्पन्न हो गई, और गति उत्पन्न हुई तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई बच्चों, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं कि लात पड़ने के बाद में वेग कितना है ना, बोलो, जब लात इसको पड़ी तो बाद में फुटबॉल का वेग कितना हो गया बताओ। फुटबॉल का वेग जो है, एक सेकंड रुको, इसको है ना, एक सेकंड, हाँ, फुटबॉल का बाद में वेग कितना हो गया बताओ, वो हो गया हमारे पास v। कितना हो गया? v हो गया, ठीक है। बाद में वेग है कब? जब लात पड़ गई उसके बाद में, ठीक है। और फुटबॉल जो है जैसे इसको लात पड़ी, आप देखो तो फुटबॉल पहले यहाँ थी, यहां से वो यहां चली गई है, यहां से वो यहां चली गई है ना। तो फुटबॉल में विस्थापन आया है, और हमको पता है हमको विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं, जानते हैं हम लोग। फुटबॉल में विस्थापन आ गया बच्चों, आया कि नहीं आया विस्थापन, ठीक है। और विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कि आपको सब बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो, जब इस आदमी ने इस फुटबॉल को लात मारी, ठीक है, जब इसने लात मारी, लात मारने का मतलब होता है बल लगाना। क्या? बल लगाया। तो जब इस प्लेयर ने इस फुटबॉल के ऊपर बल लगाया तो ये फुटबॉल विस्थापित हो गई है, ये खसक गई है। इसका मतलब जरूर यहां पर हुआ है कार्य। कौन हुआ है? कार्य। कार्य यही होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के आया हूं, है ना, कि भैया इस प्लेयर ने जैसे ही फुटबॉल को लात मारी, ये फुटबॉल यहां से विस्थापित हुई है, मतलब यहां पर हुआ है कार्य बच्चों, है ना। और हम सबको पता है जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला, बोलो जल्दी से बता दो अब आप लोग, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। बोलो, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जानते हैं हम लोग कि कार्य बराबर जो है वो बल गुणा विस्थापन होता है ना। और इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, W बराबर F इंटू S,
बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और हम सबको पता है न्यूटन के नियम में हमने पढ़ रखा है एक और फॉर्मूला एफ का, बोलो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमने पढ़ रखा है, एफ बराबर एम ए, फादर बराबर माँ। अब तक तो रट गया होगा आपको, आराम से रट गया होगा, है ना? तो इस एफ की जगह पर मैं लिख देता हूं एम ए, और ये मैंने लिख दिया एस, ऐसा का ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं ना? कहाँ से लिखा है एफ बराबर एम ए? यहाँ से देखो, हम सब ने पढ़ रखा है एफ बराबर एम ए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ठीक है? प्रूफ भी करा चुका हूं मैं आपको इसको, है ना? तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो ऐसा नहीं करें, बहुत सारी चीजें लगी हुई इसके अंदर, ठीक है? तो पहले की चीजें भी देखना जरूरी है, पहले के चैप्टर पढ़ना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास आ गया एफ बराबर एम ए, ठीक है? और हमने भैया एक चैप्टर में गति के समीकरण भी पढ़ रखे कि नहीं पढ़ रखे? बोलो, गति के समीकरण पढ़ रखे। गति के 3 समीकरण होते हैं ना? अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सा गति का समीकरण लगेगा? देखो मेरे पास में यहाँ पर u भी है, v भी है और s भी है, दिख रहा है? u भी है, v भी है, s भी है, तीन चीजें दिख रही है मेरे को, दिख रही है, दिख रही है? बताओ, u दिख रहा है, v दिख रहा है, s भी दिख रहा है। अब आप बताओ, मैंने आपको गति के 3 समीकरण बताए थे कि नहीं बताए थे? उन तीनों समीकरण में से यहाँ पर जो है कौन सा वाला समीकरण लगेगा? जल्दी बता दो, आप फटाफट बता दो, कौन सा वाला लगेगा? कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें तीनों आते हैं? भूल गए क्या? गति का नियम कोई भूल तो नहीं गए? तीनों समीकरण लिख के बताऊं क्या आपको? देखो ये लिख रहा हूं इधर आपके लिए, साइड में लिख देता हूं। बोलो, सबसे पहला होता है v बराबर u प्लस एटी, था ये पहला समीकरण था गति का, याद आया? इसको हमने ऐसे 1 लिखा था, है ना? दूसरा वाला जो समीकरण है वो होता है भैया s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरा था कि नहीं था? ठीक है। और तीसरा था हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण था ना? ये तीनों गति के समीकरण अपन ने सीख लिए। अब आप बताओ, यहाँ देख के बता दो, चलो, है ना? कि बताओ ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें v भी है, जिसमें u भी है और जिसके अंदर s भी है? जल्दी से बताओ कौन सा है ये? तो आपको दिख रहा होगा सर, ये तीसरा वाला, v है, u है, a है, s है, दिख रहा है? ये तीसरा वाला है बच्चों। ये ऊपर वाले दोनों क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ऊपर वाले में t आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे t की कोई वैल्यू नहीं कहीं से कहीं तक। बताओ, मैंने t के बारे में बात करी क्या? नहीं करी। इसलिए हम ऊपर के दोनों समीकरणों से बात नहीं कर रहे, अपन इस तीसरे वाले समीकरण पे जा रहे बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, है ना? हमको पता है कि गति का समीकरण जो तीसरा वाला है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? जहां पर v क्या था? बाद में वेग, u क्या था? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, s क्या है? विस्थापन। सब सिखा दिया है मैंने आपको, ठीक है? मैं यहां से s की वैल्यू निकालना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? s की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो कैसे करेंगे? देखो आप, मैंने क्या करा, पहले इस u स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर आ गया 2as। फिर इस 2a जो मल्टी में है उसको भेज दिया मैंने नीचे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया s। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि s बराबर जो है वो आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब कोई बच्चे को अगर ये दिक्कत है कि ये इधर ले जाते हैं माइनस में, मल्टी का डिवाइड हो गया भैया, वो 6 क्लास में ही पढ़ सकता है। मैं बता दूं आपको, 9th में उसका काम नहीं है, ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मेरे को पता है ना? बहुत सारे बच्चों को ये छोटे छोटे बेसिक्स से क्लियर नहीं है उनको, ठीक है? तो आया समझ में? यहां से जो s की वैल्यू है उसको मैं रख रहा हूं इसके अंदर, ठीक है? यहां पर रखने जा रहा हूं मैं। तो देखो आप ध्यान से, मैंने बोला w बराबर एम ए, और s की वैल्यू क्या है जो दिख रही है अपने को, उसको पुट कर दो आप, है ना? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। a से a कट गया यहाँ पे, तो w बराबर आया हमारे पास, देखना आप ध्यान से, देखो आप 1/2 दिख रहा है, इसको पहले लिख दो, m दिख रहा है, इसको लिखा, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? और हम सबको पता है कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं, ऊर्जा बोलते हैं ना। कार्य करने की दर ही ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की दर ही ऊर्जा कहलाती है, तो कार्य को हम ऊर्जा बोल सकते हैं। और यहाँ हम गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस w की जगह पर लिख दिया k बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हो गया भैया आपका फॉर्मूले का प्रूफ।
आया समझ में कैसे आता है पूरा फॉर्मूला? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। लिख दिया। अब हमको मालूम है कि भैया प्रारंभिक वेग जो है वो तो जीरो है, ये रहा, ये लिख रखा। तो मैंने यहाँ पर लिखा k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास आ गया k बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आया भैया फॉर्मूला। अब ये कब लगाना है और ये कब लगाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जब आपको क्वेश्चन आए कि भैया आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है ना, और अंतिम वेग भी दे रखा है, मतलब आपको u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू भी दे रखी है, द्रव्यमान भी दे रखा है, और आपसे पूछे गतिज ऊर्जा, तो आप ये लगाना। लेकिन अगर आपको बोला कि भैया प्रारंभिक वेग की बात ही नहीं करी उसने, है ना, डायरेक्ट अंतिम वेग की बात करी, तो फिर आप ये लगा देना, ये वाला लगा देना। ये दोनों है एक ही, है ना, कंफ्यूज मत हो, ये दोनों एक ही है। बस यहाँ पर हमने प्रारंभिक वेग को जीरो मान रखा है। फुटबॉल एक जगह पे रखी हुई थी इसलिए प्रारंभिक वेग जीरो था, तो इसको जीरो रखा, तो ये आ गया मेरे पास में फॉर्मूला। आया समझ में कैसे आता है व्युत्पन्न? ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को। तो इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, है ना। तो देखो, मेरे पास में एक किताब है, इस किताब को आप वस्तु भी बोल सकते हो, है ना। तो ये किताब अभी यहाँ पर है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है दिख रही है आपको, इस जगह पर है, यहाँ पर इसकी स्थिति है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस किताब को जो है ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये ऊपर कर दी मैंने। तो स्थिति में परिवर्तन कर दिया ना मैंने। पहले स्थिति यहाँ थी, ठीक है, पहले इस वस्तु की स्थिति, इस किताब की स्थिति यहाँ थी, यहाँ से मैंने इसको यहाँ कर दिया, तो स्थिति में परिवर्तन कर दिया। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण इस वस्तु के अंदर, इस किताब के अंदर एक ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, इस किताब को एक ऊर्जा मिल जाती है, एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और उस ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। समझ में आई बात? स्थितिज ऊर्जा कैसे मिलती है? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसको एक ऊर्जा मिल जाती है, उसको एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखो लगे हाथ, यहाँ पे एक शब्द और लिखा हुआ है, विन्यास में परिवर्तन। तो विन्यास का मतलब पता है क्या होता है? विन्यास में परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे ये रबड़ दिख रहा है आपको, ये रबड़ दिख रहा है, ठीक है। अब ये रबड़ ऐसा है, मैंने क्या करा, इस रबड़ को खींचा, तो जो मैं ये ऐसे खींच के लंबा कर दिया, देखो आप, हो गया कितना लंबा हो गया है ना। तो इसको बोलते हैं विन्यास में परिवर्तन कर देना। मतलब पहले रबड़ ऐसा था, आपने उसको खींचा, तो इसका विन्यास परिवर्तित हो गया है। तो जब आप इस रबड़ को ऐसे खींचते हो, इसके विन्यास में परिवर्तित करते हो, तब इसके अंदर एक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में? तो स्थितिज ऊर्जा दो तरीके से इकट्ठी होती है, या तो आप विन्यास में परिवर्तन करोगे तब जाके हो जाएगी, या आप जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करोगे तब जाके स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा होएगी। आई बात समझ में? यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब एक बात बताओ, ये जो किताब है, ये जो वस्तु है, क्या ये अपने आप यहां से यहां गई क्या? नहीं गई ना। कौन लेके गया? मैं लेके गया हूं, है ना। मैंने भैया इस वस्तु को यहां से यहां ले जाने के लिए मैंने कार्य किया है। क्या किया है? कार्य किया है। देखो, मैं बल लगा रहा हूं और ये विस्थापित हो गई, मैं बल लगा रहा हूं और ये विस्थापित हो गई, तो मैंने कार्य किया है, इसके ऊपर किया है ना। तो ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ना बच्चों, यही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहा है। मतलब मैंने जो कार्य किया ना, वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहा है। आई बात समझ में? और हम वैसे भी जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही हम स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो जो मैं कार्य कर रहा हूं वो ही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहा है ना। या जो मैं विन्यास में परिवर्तित कर रहा था, वो ही उस रबड़ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो पॉइंट में। नहीं ना। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ये अपने को दिख रही है यहाँ पे गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर है चाबी, है ना, खिलौना है ये। मैंने क्या करा, इस चाबी को घुमाया। देखो आप, इस चाबी को मैंने घुमा दिया।
और जैसे ही अब मैं घुमा के मैंने इसको पकड़ रखा है, एकदम टाइट महसूस हो रहा है, आप सबने चलाया होगा ये वाला खिलौना, एकदम बहुत टाइट टाइट महसूस होता है। जैसे ही अभी इसके अंदर है ना, ये एकदम बिल्कुल जो पीक पे है, ये अब इससे ज़्यादा नहीं घूम रहा है, इससे ज़्यादा नहीं घूम रही है, तो इसके अंदर अभी स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। क्या इकट्ठी हो गई है? स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो गई है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाबी को छोड़ दूंगा ना, तो भैया ये गाड़ी जो है चल पड़ेगी। देखो आप, इसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। मतलब कि चाबी का घुमाना, जैसे आप चाबी को घुमाते हो आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हो, इसलिए उस चाबी के अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है बच्चों। आया समझ में? एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया बोलो, है ना। और देखो आप, जैसे अपने पास में धनुष दिख रहा है, धनुष है ना, दिख रहा है धनुष, है ना। जब हम लोग धनुष चलाते, धनुष बाण सबने चलाया होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे खींचते, खींचते कि नहीं बताओ। अपन जो है ये वाली डोरी को ऐसे खींचते ना, इस तरीके से खींचते। तो जब आप ऐसे करके खींचते हो, तो आप पता है क्या कर रहे हो, जब आप ऐसे खींच रहे हो तो वो डोरी पहले यहाँ थी, आपने उस डोरी को पकड़ के ऐसे खींचा, आपने उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, इसलिए उसकी डोरी के अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है बच्चों, ठीक है। और डोरी के साथ साथ उसमें लगा होता है धनुष, है ना, धनुष भी रहता है। तो आप एक तरीके से डोरी के साथ में धनुष को खींच रहे हो, तो आपने दोनों की स्थिति में परिवर्तन कर दिया, इसलिए उसमें आ गई स्थितिज ऊर्जा। और जैसे आप उसको छोड़ते हो, वो धनुष जो है गतिज ऊर्जा पकड़ लेता है, गतिज ऊर्जा आ जाती है उसके अंदर। आई समझ में? मतलब किसी भी चीज की स्थिति में परिवर्तन करना ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है ना। कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब देखो, जैसे भैया अपने पास ये स्प्रिंग दिख रही है, स्प्रिंग सबने देखी। स्प्रिंग को, जब इस स्प्रिंग को अपन जो है ना, इस स्प्रिंग को ऐसे करके यूं ऐसे करके दबाते हैं ऐसे, तो ये पास आ जाती है, सबने देखा होगा, है ना। और जैसे आप छोड़ोगे ये फिर से दूर हो जाती है। तो जब आप इस स्प्रिंग को ऐसे दबा रहे हो ना बच्चों, इस तरीके से दबा रहे हो ना आप इसको ऐसे, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। तो जब आप इसको छोड़ते हो, ये वापस से गति करने लगता है। तो जब हम किसी चीज को ऐसे दबा रहे हैं, मतलब हमने इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया है, पोजीशन चेंज कर दी है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। आए समझ में स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या? किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऑब्लिक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। देखो, जब भी आप किसी भी चीज को जमीन से आप ऊपर उठाते हो, जैसे देखो इस व्यक्ति ने ये जो इसके हाथ में बॉल है, इसको जमीन से ऐसे ऊपर उठाया, ऐसे ऊपर उठाया, तो इसने कार्य किया। किसी भी चीज को जमीन से नीचे से उठाकर ऐसे ऊपर तोक देना, है ना, तो इसमें कार्य कर रहे हैं। और वो कार्य ही जो है वो कहलाता है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखा पढ़ो आप, भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं, ठीक है। क्या बोला सर? बहुत ज्यादा ही भयंकर हो गई ये डेफिनेशन। नहीं, सुनना मेरी बात, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, घबराने की बात नहीं है। देखो, ये मेरे पास में ये किताब है, ठीक है, ये समझ लो ये जमीन पे रखी हुई है ना, जमीन पे रखी हुई है। मैंने क्या करा, जमीन से इस किताब को उठाया और उठा के मैं ऐसे ऊपर लेके आ गया ना, ऊपर लेके आया। तो ये मैंने क्या करा, इस किताब को जमीन से ऊपर लेके आया हूं, तो मैंने कार्य किया है। क्या किया है? मैंने एक कार्य किया है। और ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हो रहा है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कैसे भैया? ये जो किताब है इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की तरफ। गुरुत्वीय बल तो चाहता है कि भैया ये किताब नीचे ही रहे, हमेशा नीचे ही रहे, गुरुत्वाकर्षण तो यही चाहता है। पर आप क्या कर रहे, उस गुरुत्वीय बल से लड़ के आप इसको ऐसे ऊपर लेके आए हो, ऐसे ऊपर लेके आए हो, है ना। आपने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया है ना, उसके विरुद्ध कार्य, तभी तो आप इसको ऊपर लेके आए हो। तो वो जो कार्य आपने किया है ना बच्चों, जो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया है आपने, वो कार्य ही गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब समझ में आई आपको डेफिनेशन, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ऐसे ही ये भैया इस आदमी के पास में बॉल यहाँ थी, यहाँ थी। जब इसने भैया इस बॉल को जमीन से ऐसे ऊपर उठा दिया, कितनी ऊंचाई पे उठाया, एच ऊंचाई पे उठाया, एच ऊंचाई पे उठाया, तो इसने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया है बच्चों, और उस कार्य को ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, हम सबको पता है यार, हम सबको पता है कार्य जो है वो होता है बल गुणा विस्थापन। जानते हैं हम लोग कि कार्य जो है वो बल गुणा विस्थापन होता है। और बल जो है हम सबको पता है, इतना तो पढ़ चुके हम लोग, mg को बल बोलते हैं ना, गुरुत्वीय बल mg होता है, F बराबर mg है ना, तो ये मैंने लिख दिया mg। विस्थापन कितना हुआ बताओ, पहले वस्तु कहाँ थी, पहले वस्तु नीचे थी है ना, नीचे से जो वस्तु ऊपर आ गई तो कितना विस्थापित हुई है, h। बोलो कितनी दूरी चली है, कितना दिख रहा है, हाइट कितनी है, h, तो ये विस्थापन h हुई। पहले नीचे थी, नीचे से आपने ऊपर कर दी तो h विस्थापित हुई है ना। तो भैया अपन ने यहाँ पर लिख दिया विस्थापन की जगह पे h। ठीक है, बल mg कैसे आया है मैं आपको सिखा चुका हूँ, सब चैप्टर में सिखा रखा, ईमानदारी से पढ़ के आए होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो देखो mg इंटू h करोगे तो mgh, और इसी कार्य को हम लोग बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, इसलिए मैंने लिख दिया EP बराबर mgh। EP का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ना, कंफ्यूज मत होना। EP, P का मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, और E का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, ऐसा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। आया समझ में। और ये जो स्थितिज ऊर्जा है ना बच्चों, ये कोई रास्ते पे निर्भर नहीं करती है कि आप कैसे उठा रहे हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। जैसे मान लो कि भैया कोई एक व्यक्ति इस किताब को यहाँ से ऐसे उठाता है, कैसे उठा रहा है, यानी यहाँ से मैंने इसको ऐसे उठा लिया, तो इसके ऊपर स्थितिज ऊर्जा कितनी, वैल्यू कितनी है, mgh है ना। जैसे यहाँ से मैं इसको यहाँ लेके गया तो h हाइट चल गया है, h हाइट पे गई कि नहीं गई, तो ये mgh है। अब कोई सोचे मैं इसको ऐसे ना उठाकर मैं इसको ऐसे उठाऊं, पहले इधर ले जाऊं, फिर यहाँ थोड़ा ऊपर लाऊं है ना, फिर यहाँ कहीं ऊपर लाऊं, और फिर यहाँ करके ऐसे लाऊं, समझ रहे आप। वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर ला रहा है, तो वो कैसे भी लाए तब भी भैया उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है अभी भी mgh ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, mgh ही कहलाएगी। भले वो किसी भी रास्ते से लाए, वो यूं घुमा के लाएगा, यूं करके लाएगा, उसके जमे जैसे लाए, तब भी इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। अगर ये h ऊंचाई पे लेके गया है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh ही रहेगी। आई बात समझ में। रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा प्रारंभिक स्थिति और फाइनल स्थिति के बीच से मतलब होता है उसको, कि आप भैया कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो, ठीक है, उससे मतलब है उसको। आई बात समझ में। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो आप सीधे जा रहे हो या आप ऐसे टेढ़े मेढ़े घूम घाम के जा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा दोनों ही कंडीशन में mgh ही रहेगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, है ना। अब अपन शुरू करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित मतलब परिवर्तित, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। बस यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। तो चलो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखो, मेरे पास में यहाँ पर एक बैटरी दिख रही है ना, और एक यहाँ पर बल्ब है जो अभी बंद है। ये बल्ब ऑब्वियस सी बात है बंद इसलिए क्योंकि अभी कुछ जुड़ा हुआ नहीं है ना, कोई तार वार कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो बंद ही रहेगा, बिजली नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये जो बैटरी है बच्चों, ये बैटरी बिल्कुल नई लेके आया हूँ मैं बाजार से, और इस बैटरी के अंदर रसायन होते हैं, हम सबको पता है बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं, और उन केमिकल की वजह से इस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, हिंदी में बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अब देखो मैंने क्या करा, मेरे को ये बल्ब जलाना है ना, तो मैंने क्या करा, इस बल्ब को इस बैटरी से दो तार से मैंने ऐसे करके जोड़ दी, वायर से जोड़ा मैंने इसको, है ना। जैसे ही मैंने इसको तार से कनेक्ट किया, यहाँ से क्या होगा पता है, रासायनिक एनर्जी जो है वो विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विद्युत एनर्जी में। और देखो आप जैसे आपने कनेक्ट करा भैया, यहाँ पर बल्ब जल गया है, मतलब क्या हुआ बताओ, ये रासायनिक ऊर्जा थी, वो रासायनिक ऊर्जा जो है किस में कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा में, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर।
ऑब्वियस सी बात है, बल्ब जो है कौन सी ऊर्जा से चलता है बताओ, हम सबको पता है बल्ब के अंदर विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा से ही बल्ब चलते हैं, जितनी भी लाइट वगैरह सब चल रही किससे चल रही, विद्युत ऊर्जा से। तो बताओ क्या हुआ, बताओ आप, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो गई है विद्युत ऊर्जा में, किसमें, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो गई है विद्युत ऊर्जा में, बस यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पे कि कैसे कन्वर्ट होती है। इस एग्जांपल में कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं ना। अच्छा अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। अचर मतलब फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद। ठीक है, तो अब इसको अपन समझते हैं, इस बात को ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ यहाँ से भैया इस कनेक्शन को हटा देता हूँ ना, वायर वगैरह ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो अभी भैया यूँ समझ लो आपके अभी फुल फाल चार्ज है ना, ये पूरा चार्ज है बैटरी, है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन बोल देते हैं कि हाँ भैया इस बैटरी में, ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी अभी इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, और ये अभी किससे कनेक्ट नहीं है। जब कनेक्ट नहीं है तो रूपांतरण होगा नहीं, है ना, कन्वर्जन होएगा ही नहीं यहाँ पे। तो अपन ने क्या करा इस जगह पे, भैया ये जो बैटरी है मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ऊर्जा जो है वो है 5 जूल की। कितने की है, 5 जूल की ऊर्जा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप, अभी ये जो बल्ब है, क्या ये बल्ब अभी जल रहा है, क्या नहीं जल रहा है, इसका मतलब इस बल्ब में अभी कोई ऊर्जा नहीं है। तो अपन मान लेते हैं कि भैया अभी इसमें कितनी ऊर्जा है, इसके अंदर जो है 0 जूल है। कितनी है, 0 जूल है। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखना आप ध्यान से, रूपांतरण के पहले, ठीक है, रूपांतरण के पहले कुल ऊर्जा कितनी हो गई बताओ, रासायनिक ऊर्जा कितनी है 5 जूल, और यहाँ पे कितनी दिख रही है 0 जूल। तो मैंने लिख दिया 5 जूल प्लस 0 जूल, तो ये आ गया 5 जूल। आया समझ में। रूपांतरण के पहले कुल ऊर्जा कितनी दिख रही, 5 तो ये और 0 है, तो टोटल हो गया 5 जूल का, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने क्या करा, इसको जो है इससे वायर से जोड़ा, जैसे मैंने वायर से जोड़ा भैया इसके अंदर बिजली गई, है ना, इसमें करंट गया, विद्युत ऊर्जा गई इसके अंदर, और ये जो बल्ब है ये चल गया है, चालू हो गया है बल्ब। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आप इस सेल को इससे जोड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा हो रहा होगा ना कि सेल जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा होगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता, सेल डिस्चार्ज होता ही है, हम लोग जानते हैं। तो ये सेल जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा होगा। डिस्चार्ज का मतलब इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि जैसे आपने जब कनेक्ट कर दिया ना, तो अपन मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे ऊर्जा कम हो गई है, और अपने समझने के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको कि वो ऊर्जा कितनी है भैया, वो हो गई 3 जूल की। कितनी की ऊर्जा है, 3 जूल, है ना। तो अब आप बताओ, पहले यहाँ पर 5 जूल थी, अब 3 जूल रह गई है, मतलब यहाँ कितनी ऊर्जा गई है, बोले इस जगह कितनी ऊर्जा गई है, 2 जूल की। वेरी गुड, आई गया होगा आपको ये बात समझ में, है कि नहीं। टोटल 5 था, अब 3 रह गया, इसका मतलब जरूर 2 जूल जो है, 2 जूल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ कितनी आ गई भैया हमारे पास में, 2 जूल की ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो अब देखो अपन ने लिखा यहाँ पे रूपांतरण के बाद, रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा बताओ जरा, 3 जूल और 2 जूल, 3 जूल प्लस 2 जूल, टोटल कितना 5 जूल। तो आप देखो आराम से, रूपांतरण के पहले कुल ऊर्जा कितनी थी 5 जूल, रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा कितनी है 5 जूल। तो यहाँ पे यही तो लिखा कि रूपांतरण के पहले और बाद में ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, फिक्स रहती है, नियत रहती है, अचर रहती है, फिक्स रहती है, मतलब एक जैसी रहती है। 5 जूल, ये भी 5 जूल। आई समझ में बात, क्लियर है। तो बस इसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर है। यहाँ पे हमने कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करा, बोलो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, है ना। देखो मैंने क्या करा, मेरे पास भैया एक ट्रक है ना, क्रेन है अपने पास में एक, उस क्रेन से भैया यहाँ पर जो है एक बॉक्स लटका हुआ है ना, देख लो आप आराम से, ये एक बॉक्स लटका रखा है अपन ने।
ठीक है। ये बॉक्स जो है जमीन से h ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे? h ऊंचाई पे है। और इस बॉक्स की स्थितिज ऊर्जा mgh है। ये कैसे आती है? ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, स्थितिज ऊर्जा mgh कैसे आती है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अपन ने पढ़ लिया है भैया। जिन बच्चों ने वो नहीं देख रखा है पहले वो वीडियो भी देख ले कि कैसे लिखा गया है mgh, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा रखा है, डेरिवेशन करा रखा है इसका, ठीक। तो भैया यहाँ पर जो बॉक्स है ये h ऊंचाई पे है, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है mgh, पी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, ठीक। और बताओ ये एक जगह लटका हुआ है, अभी ये गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 0 है। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो वो अभी कितनी है? 0 है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को नहीं। अब क्या है, ध्यान से देखो यहां पर जब है ना, अभी तो देखो स्थितिज ऊर्जा दिख रही है और स्थितिज ऊर्जा तो है लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं है। लेकिन जब मैं इसको यहां से क्रेन से छोड़ देता हूं, है ना, देखो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये देखो ये नीचे जाके गिरेगा, गिर गया। तो पता है क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आता है ये नीचे गति करने लग गया है। गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ क्या हुआ। देखो ये गति करके तो आ रहा है, ये गति करके आया है, गति हुई ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें गतिज ऊर्जा आ गई है। कौन सी ऊर्जा आ गई है? इसमें गतिज ऊर्जा आ गई है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पहले कौन सी ऊर्जा थी बताओ? यहाँ पर कौन सी ऊर्जा थी? यहाँ स्थितिज ऊर्जा है इस जगह पे और गतिज ऊर्जा अभी 0 है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा है लेकिन गतिज ऊर्जा 0 है। जैसे आप इसको छोड़ते हो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो तो कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है बच्चों, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ ये स्थितिज ऊर्जा है और ये जब इसने गति करी तो स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है गतिज ऊर्जा में, ठीक है। तो बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है और दोनों ऊर्जाओं का जो रूपांतरण के पहले और बाद में जो ऊर्जाओं का जो टोटल है ना, वो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है। ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को नहीं ना, आसान है ना, ठीक है। चलो, और हमने भैया ये हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का टोटल नियत रहता है, अचर होता है, तो ये लिख रखा है मैंने, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है, गतिज ऊर्जा का ½ mv² होता है और अचर कांस्टेंट होता है। अपन ने ये सारी चीजें कर रखी बच्चों, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत किसी को बोलो। अच्छा, अब आती है भैया यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं पता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। आया समझ में? बहुत सिंपल सी परिभाषा है इसकी, पढ़ लो आप। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, मैकेनिकल ऊर्जा कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। चलो, अब आता है पावर, है ना, शक्ति। अब हम लोग समझते हैं बच्चों शक्ति को, पावर को, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर भैया एक गार्डन है, इस गार्डन के अंदर हमको ये पेड़ दिख रहा है और इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमको 2 भाई नजर आ रहे हैं, है ना। इसका नाम चीनू है और इसका नाम चिंटू है। इन दोनों भाइयों के बीच में एक शर्त लगी है, ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं ना, और शर्त ये लगी है कि कौन इस पेड़ के ऊपर जल्दी से चढ़ जाएगा, कौन फटाफट चढ़ जाएगा इस पेड़ के ऊपर, है ना। चढ़ेंगे दोनों एक एक करके, दोनों एक साथ नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप देखो चीनू ने चढ़ना स्टार्ट करा। देखो जैसे ही चीनू ने इस पेड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करा, चीनू चढ़ गया, ठीक है। उसके बाद चिंटू ने चढ़ना स्टार्ट करा। देखो ये चिंटू चढ़ रहा है, यहाँ पे चढ़ गए यहाँ पे। अब आप खुद देखने में आपको महसूस हो रहा होगा कि भैया कौन जल्दी चढ़ा है? बताओ, चीनू जल्दी चढ़ा है। चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? वापस से देखो, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये देखो, ये चढ़ रहा है चीनू, देखो आप, ये फटाफट 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 चढ़ रहा है ना। लेकिन चिंटू जो है वो थोड़ा स्लो चढ़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, लगभग मान लेते हैं ना, एक समझने के लिए बोल रहा हूँ कि चीनू जो है वो 5 सेकंड में इस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चिंटू जो है वो लगभग 8-9 सेकंड में, है ना, 8 या 9 सेकंड में इस पेड़ के ऊपर चढ़ा है। चिंटू थोड़ा धीरे धीरे चढ़ा है ना। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों भाई है, इन दोनों भाइयों ने जो कार्य किया है वो तो बराबर ही हुआ ना। बराबर कैसे हुआ सर? ये दोनों भाई पेड़ के ऊपर चढ़े और कितनी ऊंचाई पे चढ़े? 8 मीटर की ऊंचाई के पेड़ पे चढ़े ये,
है ना। तो दोनों ने काम क्या किया बताओ, पेड़ पे चढ़ने का, और वो भी सेम ऊंचाई के पेड़ पे, है ना। तो दोनों ने सेम ऊंचाई के पेड़ पे चढ़ने का काम किया है, कार्य किया है। तो दोनों ने कार्य जो है वो तो बराबर ही किया। चीनू जो है वो भी 8 मीटर की ऊंचाई चढ़ा और चिंटू जो है वो भी 8 मीटर की ऊंचाई चढ़ा। तो दोनों ने कार्य तो बराबर ही किया है ना। लेकिन चीनू ने जो है वो कम समय में ये कार्य किया है ना। चीनू जो है वो कम समय में पेड़ के ऊपर चढ़ा, लेकिन चिंटू जो है वो थोड़ा ज्यादा समय में पेड़ के ऊपर चढ़ा है बच्चों, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, आप खुद से सोच के बताओ कि किसकी शक्ति ज्यादा है। बताओ किसकी शक्ति ज्यादा है? चीनू की शक्ति ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चीनू कोई से भी कार्य को चिंटू की तुलना में कम समय में कर पा रहा है, इसलिए उसकी शक्ति ज्यादा हुई। आई बात समझ में? शक्ति का लॉजिक समझ में आया आपको? क्या चीज है शक्ति? बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, ये मैंने लिख भी दिया, पढ़ो आप। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। तो बताओ चीनू और चिंटू में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? चीनू शक्तिशाली है ना। आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखो भैया यहाँ पर क्या है कि ये बहुत सारी गाड़ियां हैं, कार दिख रही है ना, बस नजर आ रही है, ट्रैक्टर नजर आ रहा है, ऑटो है, साइकिल है, बाइक है, बहुत सारी है ये, ठीक है। ये सारी की सारी गाड़ियां जो है वो जो अपने को ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है उस सिग्नल को ये पार करना चाहती है। अब जो जाना इन सबको वहां तक ही ट्रैफिक सिग्नल को जो कम समय में पार करेगी वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, है ना। तो आप देखो क्या होता है, इन्होंने चलना स्टार्ट करा। देखो आप, ये चलना स्टार्ट करा और सबसे पहले आप देखोगे तो कार जो है वो बहुत तेज निकली एकदम। कार ने सबसे पहले इस सिग्नल को पार किया, इस सिग्नल को पार किया। बोलो किया कि नहीं किया? वही ना, देख लो आप, वापस से देख लो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कार जो है शटाक निकल गई। तो कार ने सबसे पहले, एक तो कार पीछे भी थी, है ना, फिर भी सबसे तेज निकल गई एकदम, सबसे जल्दी उसने सिग्नल को पार किया। इसका मतलब कार जो है वो ज्यादा शक्तिशाली वाहन है एज कंपेयर टू अदर्स, है ना, दूसरे वाहनों से। कार यहाँ पर है ना, कार जो है वो ज्यादा शक्तिशाली वाहन है, मतलब कार जो है वो जल्दी से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकती है, ठीक है। तो क्या बोला भैया कि अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है? वो कार है। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ गए ना क्या है शक्तिशाली का मतलब? शक्तिशाली का मतलब यही है भैया, कार्य तो एक जैसा ही है, बस उसको कौन कम समय में करता है उसी को ज्यादा शक्तिशाली बोलेंगे अपन, ठीक है। तो बस शक्ति की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है जो अपने को एग्जाम में लिखनी है ना, वो ये है भैया। देखो पढ़ो आप, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं बच्चों, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता t समय में w कार्य करता है तो शक्ति का मान P बराबर W अपॉन T, मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा। क्या होगा? शक्ति बराबर जो है वो कार्य बटे समय होगा। अभिकर्ता मतलब अपने जैसे कोई भी इंसान, है ना। यहाँ पे अभिकर्ता लिख रखा है, ये किताबी भाषा है। अभिकर्ता, एजेंट, ये सब जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यदि कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है, कि t समय में w कार्य करे तो उसकी शक्ति का सूत्र जो है वो ये है p बराबर शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये भी लिख सकते हो आप, p बराबर w अपॉन t, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। t मतलब समय, है ना। अब जो शक्ति है ना बच्चों, उसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति के मात्रक को W से, स्मॉल w दिख रहा है, वाट होता है, और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। वाट क्यों रखा? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जेम्स वाट, उनके सम्मान में ये रखा गया है। उन्होंने इस शक्ति के बारे में बताया था, इसलिए उनके सम्मान में भैया ये रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर कोई आपसे नॉर्मल तरीके से पूछे कि भैया और क्या है, तो देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एक और मात्रक इसका। देखो P बराबर W अपॉन T होता है। W जो है ना, W जो है वो कार्य है। W क्या है बोलो? वो कार्य है ना। तो W कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आप जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हो। शक्ति का मात्रक जो है वो जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हो आप।
कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो। नहीं, ठीक है ना, बहुत इजी है। या इसको आप वाट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वाट। आप बाजार जाते होंगे, बाजार के अंदर जो है आपको कितने वाट का बल्ब है ऐसे ही बोलते हो, कितने वाट का बल्ब दूं, ऐसे तो लाते हो, आप वाट में लाते हो। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं? अच्छा, शक्ति के छोटे मात्रक को तो वाट में बोलते हैं और बड़े बड़े जो मात्रक है ना बच्चों, उनको किलो वाट में नापा जाता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, किलो का फंडा खूब बार आ गया ये, है ना। जब छोटी छोटी चीजों को वाट में और बड़े जो शक्ति के मात्रक है उनको किलो वाट में नापा जाता है। और 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1 किलो वाट के अंदर 1000 वाट होता है। और आप जो है यहाँ पर वाट की जगह पे जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हो। ये देखो J बटे एस लिखा हुआ है, J बटे एस। J का मतलब जूल, एस का मतलब सेकंड, तो ये जूल प्रति सेकंड, जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब 1 वाट की क्या परिभाषा है ये भी पूछा जाता है। मैंने देखा एग्जाम में सारी चीजें पूछी जाती है। 1 वाट की क्या परिभाषा है? तो एक बात बताओ, फॉर्मूला है अपने पास P बराबर W/T। ये तो अपने पास फॉर्मूला है ना। अगर मैं T की जगह 1 सेकंड रख दूं और W जो है कार्य वो भी मैं 1 जूल ले लूं, ठीक है, पुट करो आप यहाँ पर। W की वैल्यू आपने 1 जूल रखी और समय को आपने 1 सेकंड रखा, तो 1 बटे 1 तो 1 ही हो गया। और जूल बटे सेकंड को आप वाट बोल सकते हो, मैं भी आपको बताया। जूल बटे सेकंड लिखो, जूल बटे सेकंड लिखो या फिर वाट लिखो, एक ही बात है। ये देखो जूल बटे सेकंड है ना, और इसको हम लोग वाट बोल सकते हैं। तो P बराबर जो है 1 वाट आया। तो बस अब ये जो जो अपन ने लिखा ना, इसको अपनी नॉर्मल भाषा में लिख दो आप। जो जो मैंने आपको बताया इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो। तो बताओ क्या होगा, बताओ। अगर अपन नॉर्मल तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता हो। जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता हो, उसकी शक्ति को 1 वाट बोलेंगे। अब सर ये अभिकर्ता एजेंट क्यों है? किताब में ऐसे लिख रखा है। ऐसा क्यों लिख रखा है उसका भी कारण बताता हूं। वो एजेंट एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, कार हो सकता है भैया, या फिर जो है अपना घोड़ा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, मशीनें हो सकती, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किताब वाले एक जनरल तरीके से लिख देते हैं इसको अभिकर्ता या फिर एजेंट। आया समझ में? तो ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है सारी की सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, अब औसत शक्ति क्या होती है? सबको पता है औसत किसको बोलते हैं। किसी भी चीज का औसत निकालना मतलब क्या? टोटल, है ना, टोटल पावर अपॉन टोटल टाइम, इसको औसत शक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला? औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल समय, ठीक है, कुल ऊर्जा बटे कुल समय, इसको हम क्या बोलेंगे? औसत शक्ति बोलेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है ना। अरे जैसे करते कि नहीं करते आपने, कि मैंने बोला आपको कि औसत वेग पढ़ा है ना आपने, औसत वेग। तो आप क्या लिखते हो औसत वेग को? बोलो, कुल दूरी बटे कुल समय। ये काम किया है अपन ने, पहले भी कर रखा है ना। कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब ऐसे टोटल कितनी क्या दूरी है, कितना क्या समय, उसको औसत बोलते हैं। उसी तरीके से कुल ऊर्जा बटे कुल समय को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत शक्ति बोलेंगे बच्चों। ठीक है, शक्ति का मात्रक यहाँ पर भी वाट ही रहेगा, है ना। चलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं?